बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। वो लोग जो न्यू हैं इस चैनल पर उनको बताते चलें तो यहाँ पर हम लोग BS थर्ड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के तमाम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों को प्रीवियस तमाम लेक्चर्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात की थी, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड टॉपिक वाज कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हैं, इन तमाम टॉपिक्स की वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव और बिजनेस कम्युनिकेशन। कि जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो वो कौन से 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मिलकर हमारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती हैं या सक्सेसफुल बनाती हैं। To have an effective communication, the communicator needs to implement the 7 C's which causes to make the reader or listener understood along with feedback easily. अब ये 7 C's क्या है? ये 7 characteristics हैं। C means characteristics हैं communication की, जिनको यूज करके ये जो रीडर और लिसनर है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकता है और एस्पेक्ट्स को, उन आइडियाज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। The 7 C's should be used in both written and oral communication। तो ये आपके MCQs में भी आ सकता है कि 7 C's कहाँ यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी 7 C's हैं ये रिटन एंड oral communication दोनों में यूज होती हैं। Since each word begins with the letter C, that is why named 7 C's। What are the 7 C's? कौन सी है वो 7 C's? नंबर 1 पे है completeness, नंबर 2 पे है conciseness, number 3 consideration, number 4 correctness, number 5 clarity, number 6 courtesy and last one is correctness। अब इन तमाम चीज को हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस आपको इसके नेम से ही पता चल गया होगा। कंप्लीटनेस मीन कि ऐसी चीज जो कंप्लीट हो, जो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, उसमें तमाम एस्पेक्ट की बात की गई हो। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड की जाए। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि जो आइडिया है वो कम्प्लीटली उसको अंडरस्टैंड किया जाए। अब नीचे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ऑल आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए ये 5 टाइप के वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। तो ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इन तमाम के आंसर्स मौजूद होने चाहिए। तो इट्स मीन कि आपकी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल यू हायर समबॉडी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू OLX वेबसाइट। एक वेबसाइट के जरिए से आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं। व्हाट क्वालिटीज आर यू लुकिंग फॉर इन अ पर्सन, ये आपके माइंड में होने चाहिए, पता होने चाहिए, आपने उन क्वालिटीज को मेंशन किया हो। व्हाई डू यू नीड सच अ पर्सन, उस पर्सन की आपको क्यों जरूरत है, क्या वजह है। हाउ शुड ही और शी एक्ट, उनका रद्द-ए-अमल, उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए। व्हेन डू यू नीड सच अ पर्सन, आपको इस तरह के पर्सन की जरूरत कब है। वेयर डू रिक्वायर दिस पर्टिकुलर पर्सन टू बी। तो ये 5 क्वेश्चन है। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको मौजूद हो तो इट्स मीन आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट है। गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, thanks for your interest to join organization, or for more information contact, you are most welcome to visit all departments। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपकी कम्युनिकेशन में दी जाती है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कंसाइसनेस क्या होता है। इसका मतलब ये है कि बात आपकी कंप्लीट हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो इतनी ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। Starting a few words to share a huge comprehensive meaning, how to do so, आप किस तरह से करेंगे। Eliminate wordy expressions, जो आपके वर्ड के एक्सप्रेशन होंगे उनको थोड़ा सा एलिमिनेट कर लेंगे, कम कर लेंगे। Include any relevant information, आप उसके अंदर वही इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे जो कि आपके टॉपिक या आपकी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग या उससे रिलेटेड होगी। Avoid all unnecessary repetition, समटाइम्स कम्युनिकेशन के दरमियान हम लोग एक ही बात है, एक ही मौजू को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं।
तो ऐसी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी, वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो आपके लिए ज़रूरी हो, जिसके बगैर आप उस मैसेज को प्रॉपर वे में कन्वे नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर नहीं करनी जो कि इरेलीवेंट हो या जो कि अननेसेसरी हो। अब ये तमाम जो ऊपर आप लोगों को ये डेफिनेशन बताई जा रही हैं कि एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन, इंक्लूड एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, अवॉइड ऑल अननेसेसरी रेपिटेशन। तो नीचे इसके साथ साथ एग्जांपल भी दी जा रही है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Eliminate body wordy expression. Single word should be preferred instead of phrase. आपने कोशिश करनी है कि सिंगल वर्ड यूज करें, ना कि आप बहुत फ्रेजेस और क्लॉजेस के ऊपर बात ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द फैक्ट, अब ड्यू टू द फैक्ट की जगह आप बिकॉज का वर्ड यूज कर सकते हैं। एट दिस टाइम, इस फ्रेज की जगह आप नाउन का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको कंसाइज करना होता है। omit from adjective clause relative pronouns such as which और that। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है द सैलरीज विच आर नॉट पेड टू यू, ये इनकरेक्ट है, तो आप इसको इस तरह से शॉर्ट करके लिख सकते हैं द अनपेड सैलरीज। अब देखिए ऊपर वाली लाइन में आपके पास 7 to 8 वर्ड्स हैं, लेकिन नीचे उसी बात को बताने के लिए जस्ट 3 वर्ड्स से ही बात कंप्लीट कर दी गई है। द मैन दैट इज रिटायर्ड इज, अब यहाँ पर 6 वर्ड्स यूज किए गए हैं लेकिन बात सेंस कंप्लीट नहीं है, तो नीचे जो है सेकंड इसकी एग्जांपल दी गई है द रिटायर्ड मैन। अब यहाँ पे 4 वर्ड्स से एक क्लॉज बनाया गया है और वो कंप्लीट एक मीनिंग भी दे रहा है। तो आपने इस तरह से अपने वर्ड्स को यूज करना है कि वो कंप्लीट मीनिंग भी दे रहे हो और वो इरेलीवेंट भी ना हो और अननेसेसरी भी ना हो। ओमिट अननेसेसरी प्रीपोजिशंस। prepositions भी आपने जो है जो अननेसेसरी होते हैं उनको आपने यूज नहीं करना होता। द प्लीज ऑफ कंपनी, द पॉलिसी ऑफ कंपनी। अब यहाँ पर देखें द कंपनी पॉलिसी, अब ऑफ की जगह पर हम द कंपनी पॉलिसी हमने लगा लिया। द टीचर ऑफ इंग्लिश, तो हम इसको इंग्लिश टीचर यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि उन prepositions को यूज नहीं करना जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंक्लूड एनी रेलेवेंट मटेरियल, स्टिक टू द पर्पस ऑफ मैसेज। आपने का जो मैसेज का पर्पस है ना उसके ऊपर आपने फोकस करना है, मेन चीज। अवॉइड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन सच एज, बहुत लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं करनी। मेन मकसद आपका आपके मैसेज का होना चाहिए कि आप मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। Hereby, we would like to present our appreciation for your great and distinguished services. Say, We appreciate your outstanding services। अब ऊपर वाली लाइन को देखें और नीचे वाली एक लाइन को देखें, तो नीचे वाली जो लाइन है वो बिल्कुल कंप्लीट कॉन्साइज लाइन है बनिस्बत उसके जो ऊपर बयान की गई है और जिसके अंदर अच्छी तरीके से आइडियाज भी कलेक्ट नहीं समझ नहीं आ रहे हैं, कलेक्ट नहीं हो रहे। तो वी अप्रिशिएट योर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज, तो ये एक वे है जिसके जरिए से अपने मैसेज को आप कंप्लीट और कॉन्साइज वे में बयान कर सकते हैं। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। अब यहाँ पर आपको रेपिटेशन बताई जाएगी किस तरह से आपने इस रेपिटेशन से अवॉइड करना है। यूज शॉर्टर नेम सच एज अब्बासियन यूनिवर्सिटी से AU। यूज प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ नाउंस, अहमद से और राइट ही। अब देखें कि ऊपर अब्बासियन यूनिवर्सिटी की जगह AU यूज कर लिया, इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जगह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जगह IUB यूज कर लिया ताकि आपकी चीज कॉन्साइज हो सके। और इसके अलावा प्रोनाउंस यूज करें, ये नहीं कि एक ही नाम को आप बार बार रिपीट करते जाएं किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में, उसके बजाय आप उसके प्रोनाउन को यूज करें। तो इस तरह भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंसाइज हो सकती है। थर्ड हमारे पास जो C है वो है कंसिडरेशन। जब भी कोई चीज आप तैयार कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज योर कंसिडरेशन। प्रिपेयरिंग द मैसेज अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ द रिसीवर, कि आपके रिसीवर का माइंड कैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपने उस मैसेज को तैयार करना है। A good communicator always tries to inculcate the ideas as others want to or wish to get the message। अब एक गुड कम्युनिकेटर क्या होता है? एक गुड कम्युनिकेटर और एक गुड स्पीकर वो होता है जो अपनी ऑडियंस को जानता हो। ऑडियंस मीन्स कि अपने रिसीवर को जानता हो, अपने लिसनर को जानता हो कि उसके जो लिसनर है वो कौन है, उनका कैलिबर क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उनके कैलिबर उनके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही वो अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करेगा कि मैंने अपने मैसेज को या अपने आइडिया को या अपने बात को किस तरह से कन्वे करना है।
This only happens if the communicator uses words or expressions with others understand. अब देखें कि ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी बात कि जब भी आप कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो तो आपने अपनी ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को, अपने रीडर्स को अपने माइंड में रखना होता है, उनके अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ कंफर्टेबल, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, किस तरह से वो फिजिबल है, किस तरह से वो इजी फील करते हैं, उसी तरह से आप लोगों ने अपने मैसेज को कन्वे करना है। अब ये नहीं कि आपका जो लिसनर है वो उर्दू स्पीकर है और आप इंग्लिश में बात किए जाए तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से आप लोगों ने जब भी मैसेज कन्वे करना है तो अपने रिसीवर को, उसके लैंग्वेज को, उसके कल्चर को, उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको अपने माइंड में रखना होता है, उनको कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी पे आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाया जा रहा है आगे। फोकस ऑन योर यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, दिस इज कॉल्ड यू एटीट्यूड। आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू you are selected as our vendor. We will deliver the generator. You will receive it in yours company premises. अब देखें यहाँ पर आपने फोकस किस पे करना है, यू पर, कि आपका जो सुनने वाला जो है, जो आपका लिसनर है उसके ऊपर, ना कि आपने इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या है। आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर एबिलिटी है, कमांड है, इट्स मीन कि आप सामने वाले अपने लिसनर के सामने अपनी इंग्लिश बोलते जाए और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो और बैरियर्स आ जाती कम्युनिकेशन में। Don't use you in negative situations. Name the third person while indication. For example, if you are bitten, whom would you ask for? Say if you someone is bitten, who he or she would ask for. तो जब आपने नेगेटिव सिचुएशन में बयान करनी होती है तो वहां पर आपने थर्ड पर्सन का जो नाम है इंडिकेशन के तौर पर यूज करना होता है। Do not use negative expression, use positive expression so that you would not hurt someone's feeling. ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप लोग कुछ बोल रहे होते हैं तो वहां पर सिर्फ आप मैसेज नहीं कन्वे कर रहे होते, वहां पर आप लोग अपनी फैमिली को शो करवा रहे होते हैं, आप लोग अपनी तरबियत को शो करवा रहे होते हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स को शो करवा रहे होते हैं, आप लोग अपना फैमिली बैकग्राउंड शो करवा रहे होते हैं, आप लोग अपना कल्चर शो करवा रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसी बात जो कि सामने वाले पर्सन को हर्ट करे, उसकी इंसल्ट का बायस बने, इट्स मीन कि वो आपकी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को डाउन कर रहे हैं, आपके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। We cannot open account for you providing that you are not having identity card. Say as soon as you get the identity card you can open your account. अब देखिए ऊपर वाली बात जो बहुत हार्श वे में की गई है कि उस बंदे को एक इंसल्टिंग वे में कहा गया है कि हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे क्योंकि आपने हमें आईडी कार्ड प्रोवाइड नहीं किया। तो अगर इसी नेगेटिव बात को हम पॉजिटिव सेंस में यूज करें, एज सुन एज यू गेट द आइडेंटिटी कार्ड, जैसे ही आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा यू कैन ओपन योर अकाउंट, तो तब आप अपना अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। तो इस वे में बात की है कि सामने वाले पर्सन की इंसल्ट भी ना हो और उसको बात भी समझ आ जाए और उसको डीमोटिवेट ना किया जाए। फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है करेक्टनेस। अब करेक्टनेस की जब हम बात करेंगे तो आपके जो मीनिंग, जो मैसेज कन्वे करें वो करेक्ट होना चाहिए। आपने उसके अंदर कोई अजम्पशंस क्रिएट नहीं करनी, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी। कोई भी फॉल्स अजम्पशन होगी, कोई भी अनट्रू इंफॉर्मेशन होगी तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। लोग कहेंगे ये इंसान जो है ये तो हर वक्त गलत बातें या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होते हैं। Means that a message is specific, definite and exactly related to the point. कि आपका जो मैसेज है वो डेफिनेट होना चाहिए और रिलेट होकर रहे आपके पॉइंट के साथ। If a message lacks these qualities, it will be vague and general. To achieve correctness, denotative words will be used instead of connotative words. तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोनोटेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं और डेनोटेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं। अब जब हम वर्ड्स की मीनिंग्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वर्ड्स के मीनिंग टू टाइप्स में आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है डेनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग या डेनोटेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। निडल एक सुई होती है जिससे कपड़े सिलाई किए जाते हैं, आप सबके घरों में होगी।
अगर हम उसका डेनोटेटिव मीनिंग, पहले मैं कोनोटेटिव मीनिंग का बता दूं। कोनोटेटिव वर्ड्स या कोनोटेटिव मीनिंग वो होते हैं जो हम किसी चीज से एसोसिएट कर लेते हैं। वो एसोसिएशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो एसोसिएशन हमारी हैप्पीनेस की भी हो सकती है और सैडनेस की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, निडल, सुई की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हम सबके घरों में सुई होती है जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं। तो वो जो निडल है, वो निडल अगर हम उसको डेनोटेटिव सेंस में देखें तो वो एक सुई है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्टिचिंग में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम उसको कोनोटेटिव मीनिंग में लेके जाएं तो कुछ लोगों के लिए तो उसका मीनिंग ये होगा कि वो हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि हम उसको स्टिचिंग के लिए यूज करते हैं। और कुछ लोग, अगर किसी के हाथ में या पाँव में वो निडल चुभ गई होगी तो वो जाहिर है जैसे निडल सामने आएगी तो वो क्या है, उसके माइंड में ये ख्याल आएगा ये एक ऐसी चीज है जो कि हार्मफुल है, जो नुकसान देने वाली है, जिससे हमें तकलीफ हो सकती है। तो जब भी आपने करेक्टनेस ऑफ मीनिंग की बात करनी है या करेक्टनेस की बात करनी है तो आपने कॉनोटेटिव वर्ड्स के ऊपर जाना है, सॉरी डेनोटेटिव वर्ड्स के ऊपर जाना है, उनके डेनोटेटिव लेवल के मीनिंग को समझना है, बनस्पत उसके एसोसिएटेड मीनिंग की तरफ लेके जाना है। क्योंकि जो डेनोटेटिव वर्ड्स होते हैं वो पूरी जगह पर सेम वर्ड्स होते हैं, उनके सेम मीनिंग होते हैं। निडल, निडल मीन सुई, सेम मीनिंग है। लेकिन अगर हम इसका कोनोटेटिव मीनिंग की तरफ लेके जाएं तो कुछ लोगों को इसके तकलीफ से सुई से तकलीफ पहुंची हुई होगी और कुछ लोगों को उस सुई से फायदा हुआ होगा। तो ये आपका आ जाता है करेक्टनेस में। अब डेनोटेटिव वर्ड्स कौन से हैं यहाँ पर बताया भी जा रहा है। और दोज वर्ड्स विच गिव द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, जो आपको उस वर्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रहा हो। When you check a word in dictionary, the most important thing you want to know is its basic meaning. However, there are many other aspects of meaning that we are not aware of. तो जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो वहां पर उसका बेसिक मीनिंग जो होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बहुत से अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, concern contains the following meanings: be about, worried, firm। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं कि हम लोग जब worried की बात करें तो हमारे माइंड में उसका कंसेप्ट आ जाता है कि कोई दुखी है। जब हम firm की बात करते हैं तो इट्स मीन कोई ऐसी चीज जो पुख्ता है, अथेंटिक है। ये इसके हमारे पास डेनोटेटिव वर्ड्स हैं। लेकिन अगर इन्हीं के हम कॉनोटेटिव में जाएंगे तो इसके मीनिंग थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। और those connotative words are those words which give further meaning of a word. There are numerous words that have different meaning from the usual definition। अब एक वर्ड की, निडल की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो उसका एक यूजुअल मीनिंग क्या है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है विच वी यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्टिचिंग। लेकिन अगर निडल को हम लोग कोनोटेटिव में लेके जाएं तो इट इज एन हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट और इट इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों तरह के मीनिंग्स आ सकता है। इसके एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हम लोग बात करते हैं रोज की, रेड रोज। जब हम कहते हैं रेड रोज तो फौरन से हमारे माइंड में उसका डिक्शनरी में मीनिंग क्या होगा कि ये एक फ्लावर है, एक फूल है। ठीक है। अब जब हम इसके कोनोटेटिव में जाएंगे, कोनोटेटिव मीनिंग में जाएंगे तो इसका मतलब होगा रेड रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। हम लव के तौर पर, फ्रेंडशिप के तौर पर अपने फैमिली मेंबर्स को, भाई को, बहन को, मदर को, किसी को भी एक फ्लावर गिफ्ट दे देते हैं रेड कलर का। तो ये उसकी कोनोटेटिव मीनिंग होंगे जो आपको ये बताएंगे कि ये सिंबल ऑफ लव है। लेकिन जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इट्स मीन कि इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, ये एक फ्लावर की टाइप है। इसी तरह से वो ये बता रहे हैं कि कोनोटेटिव मीनिंग जो होते हैं या कोनोटेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो यूजुअल डेफिनेशन से डिफरेंट मीनिंग हमें दे रहे होते हैं। टाइगर नंबर वन, टाइगर, यहाँ पे टाइगर की एग्जांपल दी गई है तो उसके मीनिंग क्या आ रहे हैं, एनिमल। अब एनिमल का मतलब जैसे ही टाइगर हमारे माइंड में आया इट्स मीन कि ये एनिमल है, एनिमल की एक टाइप है। जैसे लाइन होता है, टाइगर होता है, गॉड, बफलो, काउ। तो इसी तरह से ये एक एनिमल की एक टाइप है जो कि टाइगर है, ये इसका डेनोटेटिव मीनिंग हुआ। लेकिन जब हम टाइगर के से एसोसिएटेड मीनिंग देखते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रेव पर्सन। टाइगर क्योंकि ब्रेव होता है तो हम ये कहते हैं ब्रेव पर्सन। तो जब जब हम टाइगर को एज अ डेनोटेटिव यूज करेंगे इट्स मीन कि हम उसको एज अ एनिमल कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब हम वर्ड टाइगर को अब ब्रेव पर्सन के तौर पर यूज कर रहे होंगे इट्स मीन कि हम लोग उसको कोनोटेटिव के तौर पर यूज कर रहे होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टनेस के आगे एग्जांपल्स दी गई हैं। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। स्पेसिफिक फैक्ट्स को यूज करना होता है, फिगर्स को। इररेलेवेंट या फॉल्स फैक्ट्स को आपने यूज नहीं करना होता।
Always use specific facts and figures in your message. For example, unclear, please send us the following items by the end of this month. The following items should reach us on or before 21st May. अब देखिए ऊपर वाला जो लाइन है वो अनक्लियर है। उन्होंने कहा है प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग आइटम्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। एंड ऑफ दिस मंथ में कोई भी डे आ सकता है, 30th ऑफ मई भी आ सकता है, 28th ऑफ मई भी आ सकता है, 25th ऑफ मई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि मंथ के एंड का क्या मतलब है। लेकिन नीचे जब बात की गई है द फॉलोइंग आइटम्स शुड रीच अस ऑन और बिफोर 21st मई, तो इट्स मीन कि यहाँ पर क्लियर बात कर दी गई है, करेक्ट एक नंबर बता दिया गया है। तो ये चीज होनी चाहिए आपके मैसेज में। पुट एक्टिव वर्ब्स इन अ सेंटेंस। जब आप बात कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी होती है कि आपने एक्टिव वॉइस यूज करने हैं, पैसिव वॉइस यूज नहीं करने। तब पैसिव वॉइस बता रहा है, आपको पैसिव बता रहा है द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड। एक्टिव बता रहा था जनरल मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल। तो यहाँ पर जो है एक्टिवली बात बयान की गई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि प्रपोजल अप्रूव किया गया है और किसने किया है, मैनेजर ने किया हुआ है। he paid me the check। इसी तरह से नीचे भी एग्जांपल दी गई है कि उन्होंने जब प्रपोजल अप्रूव कर लिया तो उन्होंने उनको एक चेक पे किया। तो जब भी आपने करेक्टनेस की बात करनी है तो वहां पर आपने पैसिव को यूज नहीं करना, एक्टिव वॉइस को यूज करना है। एक्टिव वर्ब्स आल्सो मेक्स सेंटेंसेस स्पेसिफिक, पर्सनल एंड कंसाइज। अब कैसे आपको ये जो एक्टिव वर्ब्स होते हैं वो कैसे सेंटेंस को स्पेसिफिक, पर्सनल या कंसाइज बनाते हैं, हम नीचे देखते हैं। स्पेसिफिक, द चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड इज मोर एक्सप्लिसिट देन अ डिसीजन हैज बीन मेड। अब यहाँ पर देखें कि स्पेसिफिकली आपको बताया जा रहा है द चीफ एग्जेक्टिव डिसाइडेड इज मोर एक्सप्लिसिट। अब इसको इस तरह से यूज करने की बजाय अगर हम यूज करें अ डिसीजन हैज बीन मेड, तो बात क्लियर है। पर्सनल, यू विल नोट इज बोथ स्पेसिफिक एंड पर्सनल, इट विल बी नोटेड इज इम्पर्सनल। Concise, the passive requires more words and there are therefore slow both writing and reading. Now compare them. Figures show with it is shown by figure। अब हम जब हम कहेंगे फिगर शो तो ये हम एक्टिव शो कर रहे हैं। लेकिन जब हम पैसिव की बात करेंगे इट इज शोन बाय फिगर्स, यहाँ पर वर्ड्स भी ज्यादा यूज हो रहे हैं और उनको लिखने में और पढ़ने में भी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसी तरह से आप जब एक्टिव वर्ब्स को यूज करेंगे तो वो स्पेसिफाई कर देंगे चीजों को, पर्सनलाइज कर देंगे और कंसाइज कर देंगे। अब हम फिफ्थ सी की तरफ देखते हैं जो कि है क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी किसी भी चीज में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके जेस्चर्स में, आपके मैसेज में, आपकी लैंग्वेज में, आपके टोन में, आपके पिच में, तो मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा। Means conveying the message clearly so that the receiver will understand what you are trying to convey। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना मैसेज क्लियरली कन्वे करना है ताकि जो रिसीवर है वो उस बात को समझ सके। सो चूज प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स। Clarity is achieved if you use familiar and conversational words। अब आप वो वर्ड्स अगर यूज करें अपनी कन्वर्सेशन में जो आपके रिसीवर के लिए इजी हो समझना, तो आपकी बात और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। लेकिन आप बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स या किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें सिर्फ ये एक्सप्रेशन डालने के लिए कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है मेरे पास, तो जाहिर है फिर रिसीवर उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा और कम्युनिकेशन आपकी नहीं हो सकेगी। अच्छा जी, सिंपल वर्ड्स की एग्जांपल्स दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दीज चूज द दीज वर्ड्स। अब देखें वो एग्जांपल आपको दे रहा है a substantial segment many people। अब आप अगर आप ये यूज करते हैं a substantial segment of the population, इट्स मीन कि many people, तो इतना लंबा फ्रेज यूज करने के बजाय आप सिंपल टू वर्ड्स यूज कर लेते हैं many people। अफोर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी, एफर्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर अलाउज, जस्ट हम अलाउज का वर्ड यूज कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली की बजाय हम अबाउट का वर्ड यूज कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है। आर फुली कोग्नाइजेंट ऑफ, तो यहाँ पर इसकी जगह हम नो का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो आर फुली कोग्नाइज्ड ऑफ का मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में इल्म होना, जानना, और नो का मतलब भी
यही होता है। अब नीचे और एग्जांपल्स दे रहा है कंसाइज वर्ड की। इंस्टेड ऑफ दीज का मतलब है कि आपने ये यूज नहीं करने, और चूज दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज करना है। अराइव एट द कंक्लूजन की जगह पर हम लोग कंक्लूडेड कह सकते हैं। एट अ लेटर डेट, इसकी जगह पर हम लेटर यूज कर सकते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम की जगह हम नाउ यूज कर सकते हैं। ड्यू टू द फैक्ट की जगह हम बिकॉज यूज कर सकते हैं। कन्वर्सेशन वर्ड्स कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। एक्नॉलेज रेसिप्ट ऑफ, इसकी जगह पर हम थैंक यू यूज कर सकते हैं। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट्स की जगह हम एज सून एज यू कैन यूज कर सकते हैं। एज पर आवर कन्वर्सेशन एज वी डिस्कस, तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप चूज करके अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। सेकेंड लास्ट जो हमारे पास सी है वो है कर्टेसी की। is a quality that enables a request to be refused without killing all hope of future business। अब courtesy क्या है? ये आपकी खुश इखलाकी है कि आप किस तरह से बात करते हैं सामने वाले पर्सन से। एक पोलाइट वे में बात करते हैं, आप उनसे हार्श वे में बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं, तो ये डिपेंड करती है आपके इखलाक के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर। अगर आप लोगों ने देखा हो कि अक्सर हमारे घरों में कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर्स जो होते हैं, बार्गेनर्स आ जाते हैं, और वो अपनी सेल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, बहुत एहतरामन बात कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे घरों में शैम्पू सेल करने वाली गर्ल्स आ जाती हैं, सर्फ सेल करने वाली, मतलब कोई भी प्रोडक्ट सेल करने वाली आ जाती हैं। तो वो हम भी उनको नहीं जानते होते हैं, वो भी हमें नहीं जानती। लेकिन जब वो हमारे घरों में आती हैं तो वो बहुत पोलाइटली बात कर रही होती हैं। कैसे? वो हमें आंटी कहकर या बाजी कहकर या कुछ भी इस तरह से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि हम उनकी बात को अच्छे तरीके से सुन सकें। तो ये एक तरीका होता है अपने कस्टमर्स को बढ़ाने का, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने का। is a quality that enables a request to be refused without killing all hope of future business। इसको हम देखते हैं कि इसमें फर्दर वो क्या बता रहा है। Misperception. Courtesy does not mean that the use of old-fashioned expressions such as your kind inquiry, thank you. It is politeness that grows out of respect and concern for others। और ये courtesy होती है, आप दूसरों को respect दे रहे होते हैं, दूसरों के साथ polite way में बात कर रहे होते हैं। It also means replying promptly and quickly to all letters. If you feel your correspondent's comments are unfair, try to answer टैक्टफुली। अब आपकी कर्टसी क्या है कि जब तो किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत पोलाइट वे में आपने बात करनी है, ठीक है, ताकि जो सामने वाला पर्सन है, जो आपके सामने वाला पर्सन है वो आपकी तरफ अटेंशन गेन कर ले और आपको फोकस करे। और अगर आपने किसी बात का रिप्लाई करना है, वो बात आपको नागुज़ीर लगी, आपको अच्छी नहीं लगी, तो बानिस्बत इसके कि आप भी उसी तरह से बिहेव करें जैसे सामने वाला बंदा कर रहा है। आपने उसको बहुत ही ट्रिकी वे में उसको फेस करना है, उसको पोलाइट वे में उसको आंसर देना है, ना कि आप भी सामने वाले पर्सन की तरह उसी तरह से मिसबिहेव करते हुए उसका आंसर दें। The following are suggestions for producing a courteous tone. Be sincerely tactful, uh, thoughtful, and appreciative. Use expressions that show respect. Choose non-discriminatory, unbiased, prejudice expressions। आपने कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, कोई पर्सन आपको कह रहा है कि ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है, आपको पता है कि वो गलत कह रहा है, तो बानिस्बत इसके है कि आप उसकी करेक्शन करने बैठ जाएं। आप कहें चलें ठीक है, ओके, ठीक हो गया, आपने ऐसा कहा, ऐसा ही है। courtesy. Be sincerely tactful and appreciative. Sometimes you have to deal with unpleasant messages. Always remember that by using tact and being thoughtful, you can convey anything, however unpleasant it may be, to your reader। अब कोई भी अनप्लीजेंट चीज है जो आपके सामने बयान की गई है, तो आप उसको एक प्लेजेंट वे में बयान कर सकते हैं। Use expressions that show respect. Expressions like irresponsible or I do not agree with, etc. are annoying. Use expressions that show respect such as you are right but। अब कोई आपसे ये कहता है कि ऑनलाइन क्लासेस बेहतर हैं, फिजिकल बेहतर नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं, आपका माइंड ये है कि फिजिकल क्लासेस बेहतर हैं, तो आप उसको अगर सीधा ये कह देंगे आई डू नॉट एग्री विद यू, तो वो थोड़ा सा हार्श लगता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं यू आर राइट बट
आई थिंक फिजिकल क्लासेस आर मोर बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप इस तरह से बात करते हैं तो ये थोड़ा कर्टसी के वे में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्टसी में जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस। कर्टसी आल्सो रिक्वायर्स यूज ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस दैट रेफर टू एनी पर्टिकुलर जेंडर, रेस, एथनिक ओरिजिन एक्सेट्रा। तो जब आपने इसमें कर्टसी को सामने रखना है तो आपने उसके अंदर ये नहीं कंसिडर करना है कि जेंडर का डिफरेंस है, रेस का डिफरेंस है, एथनिक है या ओरिजिन है। समटाइम्स हमारी क्लास के अलावा कोई और क्लास वालों हमसे कोई हेल्प मांग लेते हैं या कुछ कह देते हैं, कुछ चीज उन्हें चाहिए होती है, तो हम लोग बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे होते हैं कि हम क्यों दें, ये कौन सा हमारी क्लास वालों है। तो ये एक अच्छा वे नहीं है, आपने इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। इंस्टेड ऑफ दिस, अब देखें यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स बताए गए जिनको आप यूज करना है। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की जगह अगर आप बिजनेस पर्सन का वर्ड यूज करेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। चेयरमैन की जगह आप चेयरपर्सन यूज करेंगे। मैन पावर की जगह वर्कर यूज करेंगे। न्यूज मैन की जगह न्यूज कास्टर या जर्नलिस्ट यूज करेंगे। सेल्समैन की जगह सेल्स पर्सन या एजेंट यूज करेंगे। लास्ट वन इज, आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, नहीं, करेक्टनेस। ओके, करेक्टनेस, द करेक्टनेस प्रिंसिपल इज मोर देन प्रॉपर ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। जो भी आप बता रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए। मिस्टेक्स आर नेवर इंटेंशनल, हाउएवर दे कैन स्पॉइल आवर इमेज। जब भी हम कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, हम अपनी इंटेंशन में नहीं कर रहे होते, हम कॉन्शियसनेस के साथ नहीं कर रहे होते, बस वो हमसे हो जाती हैं। लेकिन जब वो हो जाती हैं तो जो हमारा इमेज होता है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, उसको बिल्कुल स्पॉइल कर देती हैं। Errors in the message fall in the following categories. Mistakes in names, figures, fact and words. Sometimes हम लोग names गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, figures के बारे में गलत डाटा दे देते हैं, facts and words का। Mistakes in punctuation and capitalization, हम लोग जब लिख रहे होते हैं तो हम पंचुएशन मार्क्स का ख्याल नहीं रखते हैं, या हमने कौन सा लेटर जो है, वर्ड जो है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, किसका स्मॉल लिखना है, इस चीज का ख्याल नहीं करते। मिस्टेक्स इन द लेवल ऑफ लैंग्वेज, हम समटाइम्स लेवल ऑफ लैंग्वेज में भी मिस्टेक करते हैं, समटाइम्स हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, समटाइम्स हम अकॉर्डिंग टू अपना ऑडियंस लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे होते। तो ये भी हमारी उसकी कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। मिस्टेक्स इन नेम्स, फिगर्स, फैक्ट एंड वर्ड, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। Any mistakes in names, figures, facts, etc. can make your message unclear. Such mistakes can create problems for you. Imagine if you write 2000 words where you were supposed to write 200 words. अब देखें, आप 2000 वर्ड्स लिख लेते हैं लेकिन आपने लिखने होते हैं 200 वर्ड्स, तो ये यहाँ पर आप मिस्टेक क्रिएट करते हैं। मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म। ग्रामर चेक, जब आप कोई चीज लिखते हैं तो आपने ग्रामर को चेक करना है। स्पेल चेक, स्पेलिंग को चेक करना होता है। इसके अलावा कोई चीज आपने लिखी है या कुछ कर रहे हैं तो उसकी डिस्कशन होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी प्रॉपर एक असाइनमेंट बनी हुई होनी चाहिए। तो ये हमारे 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसमें दो दो तीन तीन या चार चार एग्जांपल्स भी दी गई हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जो एग्जांपल आपको जिस भी सीज में अच्छी लगे या इजी लगे, आपने उसी को फॉलो कर लेना है और उसको तैयार कर लेना है। तो आई होप आपको हमारा आज का जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।